आज उत्तर प्रदेश चुनावों के इस मंच पे चिराग पासवान का स्वागत करते हुए मुझे 1985 का उत्तर प्रदेश याद आता है। बिजनौर, जब रामविलास जी ने चुनाव वहां से लड़ा, मीरा कुमार से मुकाबला उनका था, मायावती शायद निर्दलीय उस समय चुनाव लड़ रही थी और रामविलास जी दूसरे नंबर पर रहे थे। पर चिराग आज उत्तर प्रदेश में किस नंबर पर रहने के लिए आए हैं? आप यूपी में चिराग पासवान क्यों? देखिए, मैं चिराग पासवान किस नंबर पर रहता है नहीं रहता है वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि उत्तर प्रदेश आगे रहे। मेरा देश, जब मेरे प्रधानमंत्री विकसित भारत की कल्पना करते हैं, ऐसे में देश के हर राज्य का आगे बढ़ना ज़रूरी है। और बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पे देश की एक बड़ी आबादी रहती है, और ऐसे में अगर उस आबादी के एक हिस्से के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वर्ग विशेष से आते हैं, वो वंचित हैं, उनके पास आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, ऐसे में उनकी आवाज़ बन सकूं, जो प्रयास मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था, बस सिर्फ इस सोच के साथ आया हूं। मेरे पिता का यहाँ से चुनाव लड़ना अपने में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश उनके दिल के कितने करीब था। ऐसे में जब आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी सोच को आगे लेकर जाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। पर अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें और एनडीए के बाकी अलायंस पार्टनर्स को देखें तो ओबीसी दल कई देते हैं। देखिए, जातियां उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक सच्चाई है। आज कोशिश यही कि विकास आगे हो, लेकिन जातीय राजनीति होती है, इसमें कोई इनकार कर नहीं सकता। पर अभी जितने सहयोगी दल हैं उसमें ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल हैं। क्या चिराग पासवान उस एक वैक्यूम को फिल करेंगे? क्योंकि इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि चिराग, उनको तो ऊपर से भेजा गया है। सच में? देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी के विस्तार की सोच में रखता हूं। मेरे नेता ने चाहा था कि पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करे, और आज मुझे खुशी है कि आज न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में हमारे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं, कई राज्यों में लोकल बॉडी के चुनाव से जीते हुए हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी हमारी सोच है कि पार्टी एक मजबूत उपस्थिति अपनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में दर्ज कराए। हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर है कि अलग अलग जातियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले कई दल हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात का अनुभव किया कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो अनुसूचित जाति से आता है, उनको लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा, और जब मैं विपक्षियों का जिक्र कर रहा हूं, मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके द्वारा उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सीटें जीती लोकसभा में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा जो झूठ इन्होंने लोकसभा चुनाव में बोला। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कि आज 2 साल हो गए मेरी सरकार को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने हुए। इन 2 सालों में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का लोकतंत्र समाप्त हो गया? या किस संविधान की हत्या कर दी गई? झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट हासिल किया, और आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो असामाजिक तत्व की सोच के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज के उसी वर्ग को करने का काम करते हैं। इन्हीं के लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं, और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये लोग जाना भी जरूरी नहीं समझते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखती है। तो यकीनन ऐसे में मैं ऐसे वर्ग की आवाज़ मजबूती से बनना चाहता हूं जिस वर्ग से मैं खुद आता हूं। हम लोगों ने पासी, पासवान, अनुसूचित जाति से आने वाले हर एक वर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी तो आवाज़ बनना ही बनना क्या है। ललिता गौतम, जब केस पूरा जो अभी सुर्खियों में है, आप वहां पर गए हैं? बिल्कुल, मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिस दिन ये घटना घटी तुरंत उसके बाद, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 17 मई को ही पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ना सिर्फ हम लोग वहाँ पर गए, बल्कि हम लोगों ने विस्तार में इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने देने का काम किया।
यकीनन कतई हम लोग इस पे राजनीति करने की सोच के साथ नहीं, परिवार को न्याय मिले इस सोच के साथ हम लोगों ने उस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया। और ये उन्हीं घटनाओं में से एक है जिसका जिक्र मैंने किया, जहां पे विपक्षी दलों ने चुनाव में इन लोगों को भ्रमित कर कर वोट तो लेने का काम किया, पर आज जब उनको इनकी ज़रूरत है तो ये लोग उपस्थिति तक भी दर्ज कराना ज़रूरी नहीं समझते, उल्टा परिवार को और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो इनकी आवाज़ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से बने, इस सोच के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। पर उत्तर प्रदेश में जब हम दलित विचारों वाली पार्टी की बात करते हैं, दलित हितों की बात करने वाली पार्टी की बात करते हैं, तो शायद बहन मायावती का सबसे बड़ा चेहरा सामने आता है। हालांकि अब चंद्रशेखर भी, जो कि लोकसभा चुनावों में भी एक सबको चौंकाते हुए परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, सीट निकाली थी, आज वो अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा दिखाते हैं। फिर चिराग पासवान की जगह कहाँ है? देखिए, मैं चेहरा दिखाने, चेहरा चमकाने, जैसा मैंने कहा, मैं कतई इस सोच के साथ नहीं आया हूँ। मेरा समर्पण है समाज के वंचित वर्ग के प्रति, और उस वंचित वर्ग के जब मैं बात करता हूँ, मैं हर वर्ग की बात करता हूँ, हर जाति, हर धर्म से आने वाले लोगों के समावेश की मैं बात करता हूँ। मेरे नेता के विचारों को आगे लेकर चलने की मैं सोच रखता हूँ। यकीनन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर अनुसूचित जाति की प्रमुखता से आवाज़ बनने का उन्होंने काम किया। इसी श्रृंखला में मैं इस बात को भी उतनी ही विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं कि आदरणीय बहन मायावती जी ने भी समाज के उत्थान के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनके संघर्षों के साथ अपने आप को मजबूती से जोड़ने का काम किया। आज की तारीख में सक्रियता उतनी नहीं दिखती है, कई बार इस बात का अभाव भी कारण बनता है कि समाज के उस वर्ग, अनुसूचित जाति के साथ हो रही प्रताड़नाएं उतनी मजबूती से सुनाई नहीं देती हैं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि समाज के हर वर्ग और ख़ास तौर पर अनुसूचित जाति, जिनकी आवाज़ आज की तारीख में शायद उत्तर प्रदेश में मजबूती से उठाने वाले नाम ना के बराबर रह गए, वो बनने का प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ।